Hello friends, welcome to all on our YouTube channel Smartly by SSB Institute। तो फ्रेंड्स, आज हम हमारे पॉलिटी का लेक्चर सीरीज कंटिन्यू करेंगे जो कि हम फोर्थ चैप्टर लेंगे, दैट इज प्रीएम्बल। दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड टू यू बाय मी रश्मिता साहू। I have been selected as police sub inspector in the year 2018 through MPSC examination, and I have appeared for MPSC class 1 interview in 2019। So friends, before starting this series, आप पहले मैंने जो 3 लेक्चर्स लिए थे, दैट फर्स्ट वाज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सेकंड वाज द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड थर्ड वाज द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज़ आप वो थ्री चैप्टर्स जो भी है, 3 वीडियोज़ आप उसे देखिए एंड देन यू स्टार्ट विद दिस न्यू वीडियो सो दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द एग्जैक्ट सीरीज। मतलब हम जो सीरीज ले रहे हैं वो एम लक्ष्मीकांत के इंडियन पॉलिटी बुक से ले रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर फोर्थ चैप्टर। सो फ्रेंड्स, ट्राई टू मेक नोट्स। मतलब आपको जो भी पॉइंट लगे कि ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए और उसके नोट्स बनाइए। दिस नोट्स विल बी हेल्पफुल इन ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन दैट यू आर गिविंग इन यूपीएससी एग्जामिनेशन, डिफेंस सर्विसेज, रेलवेज एग्जामिनेशन और एनी क्लास 2 और क्लास 3 एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विथ अ प्रीएम्बल चैप्टर, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि हमने जो प्रीएम्बल का आइडिया लिया था, हमने वो किसके पास से लिया था? तो इट वाज बाय अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रीएम्बल। तो द टर्म प्रीएम्बल रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी प्रीफेस है, दैट इज द स्टार्टिंग वन, वो हम प्रीएम्बल में वो दिखाया जाता है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट हु यूज दिस। इंडियन ने उनका वो फॉलो किया। इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी समरी है वो प्रीएम्बल में दिखाया जाता है। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है ये? इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हमने चैप्टर सेकेंड में देखा था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज पास्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, it was drafted and moved by Pandit Nehru and adopted by the Constituent Assembly. It has been amended by, amendment मतलब उसमें changes किए गए थे। When it was amended in the year 1976 by 42nd Constitutional Amendment। तो ये Constitutional Amendment में क्या हुआ था? They added 3 new words, that is socialist, secular and integrity. Fine। तो द प्रीएम्बल में हमको बस इतना याद रखना है कि हमने ये जो था वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था और 40 वो किस पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वाज पास्ड बाय पंडित नेहरू। और उसके जो अमेंडमेंट हुआ था, इट वाज बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और वो अमेंडमेंट से क्या हुआ था? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, दिस थ्री वर्ड्स वेर एडेड। पॉइंट टू बी नोटेड फ्रेंड्स। दिस इज द टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल। ठीक है, आपको ये प्रीएम्बल ऐसे तो लर्न होना चाहिए कि इसमें क्या बोला है। द प्रीएम्बल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म रीड्स, क्या है वो? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, मतलब हम जो है द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। ये प्रीएम्बल का स्टार्टिंग जो है ना, वी, इसके लिए भी बहुत ही मतलब ऐसे क्रिटिसिज्म हुआ था कि एग्जैक्टली यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करना है। फाइनली द वर्ड वी वॉज चूजन। वी मतलब ये प्रीएम्बल हम आम आदमी जो है उनके थ्रू उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे प्रीएम्बल में आप देख सकते हो कि एवरीथिंग इज यूज, रिपब्लिक, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, फ्रैटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी। देन लास्टली आप लोग क्या देखते हो? इन आ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949, point to be noted, 26th November 1949 was the day where our constituent assembly has adopted, enacted and gave ourselves to this constitution. Okay guys, आपको ये point भी याद रखनी है। So our next is ingredients of the preamble। तो हमने ये इंग्रेडिएंट्स मतलब कौन सी चीज़ हमने प्रीएम्बल में जो भी वर्ड्स है एग्जैक्टली हमने वो कौन से कंट्रीज से बोरो किया है। द प्रीएम्बल रिवील्स 4 इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स। तो पहला कौन सा है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी। तो जैसे कि हमने देखा है कि अथॉरिटी मतलब किसके लिए दिया है? वो वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। तो द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। पॉइंट टू बी नोटेड, अथॉरिटी को मतलब अथॉरिटी किससे डिराइव होती है? फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ऑफ कौन सा?
सॉवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, हम ये सारे जो भी मीनिंग है ये वर्ड्स के, हम लोग उसको डिटेल में आगे देखेंगे. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव्स उसके क्या थे? इट स्पेसिफाइड द जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव्स. डेट ऑफ एडॉप्शन, तो इट इम्प्लाई मतलब उसका कब हुआ था, हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि 26 नवंबर 1949 को उसका एडॉप्शन डेट था. ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. द नेक्स्ट इज, अभी हम लोग एक एक देखेंगे. सॉवेरेन, सॉवेरेन मीन्स एग्जैक्टली व्हाट? सॉवेरेन मतलब एक सुप्रीम अथॉरिटी. ठीक है, सॉवेरेन सेंस इंडिया इज नाइदर डिपेंडेंट नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर स्टेट. मतलब इंडिया जो कंट्री है ना, वो किसी और कंट्री पे डिपेंड नहीं करता कोई भी उसका काम करने के लिए, और वो किसी कोई डोमिनियन नहीं है, मतलब कोई स्टेट पे वो डोमिनेट भी नहीं करता है, कोई नेशन पे डोमिनेट नहीं करता है, बट इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट. हमारा इंडिया क्या है? इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट. देर इज नो अथॉरिटी अबाउट इट, मतलब हमारा जो है, हमारे ऊपर अथॉरिटी है किसी की नहीं है. एंड इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स. वो जो भी उसके काम है, रिलेटेड टू डिफेंस हो, रिलेटेड टू होम मिनिस्ट्री हो, रिलेटेड टू हेल्थ एश्योरेंसेस हो, जो भी है इट इज़ इंडिपेंडेंट. वो खुद अपने डिसीजंस खुद लेता है, बाहर की पावर्स कुछ डिसाइड नहीं कर सकती. फॉर एग्जाम्पल, ट्रम्प कैन नॉट कम एंड से कि आप ये इंडिया में अभी कोरोना के लिए आप ये मेडिसिन यूज नहीं कर सकते हो. ठीक है, ही हैज़ नो अथॉरिटी टू कम एंड से समथिंग टू इंडियंस. ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि इंडियन कंट्री इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट. इट इज अ sovereign country. Being a sovereign state, India can neither acquire a foreign territory or cede a part of its territory in favor of a foreign state. तो इसका मतलब क्या है? मतलब हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, इसका मतलब क्या है? हम किसी और फॉरेन इन सेंस क्या? इंडिया छोड़कर बाकी का जो भी पार्ट है, जो भी कंट्रीज है, दैट इज फॉरेन टू अस. तो वहाँ की फॉरेन टेरिटरी हम लोग एक्वायर नहीं कर सकते, और हमारी जो टेरिटरी है, हमारे जो प्लेसेस है, वो हम किसी और के फेवर में, किसी फॉरेन स्टेट के फेवर में हम वो दे नहीं सकते. ओके, पॉइंट टू बी नोटेड. सॉवेरेन मतलब आपको याद रखना है कि इट इज अ सुप्रीम अथॉरिटी. नेक्स्ट इज सोशलिस्ट. The word socialist was added to the preamble of the Indian Constitution by 42nd Amendment. हमने स्टार्टिंग में देखा था कि the words socialist, integrity and the secular, they were added through 42nd Amendment Act of 1976 during the emergency. तो it implies what? ये socialist जो है, what it implies? It implies social and economic equality. तो अब हम देखेंगे what this social equality means. It means the absence of discrimination on the grounds of caste, कलर, क्रीड, सेक्स, रिलीजन और लैंग्वेज. फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या तो फिर जो भी वन लाइनर क्वेश्चन होता है उसमें ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि सोशल इक्वालिटी एग्जैक्टली क्या हो. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, रिलीजन और लैंग्वेज. पॉइंट टू बी नोटेड. अंडर सोशल इक्वालिटी एवरीवन हैज इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज. हर इंसान को एक स्टेटस होती है, अपने खुद की स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज जो है दैट आर टोटली इक्वल सोशली. और इकोनॉमिक इक्वालिटी मीन्स व्हाट? It means the government will endeavor to make the distribution of wealth more equal and provide a decent standard of living. मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, अगर गवर्नमेंट सपोज कोई स्कीम निकालती है, ठीक है, तो वो कोई कास्ट, ये इंसान कौन से कास्ट का है या ये इंसान कौन से रिलीजन का है, ये मतलब इसके थ्रू तो वो स्कीम अलॉटमेंट नहीं करती है ना. अगर इसको 2000 रुपीज़ पर मंथ देने हैं ये स्कीम में, तो वो कोई भी कास्ट का हो या कोई भी रिलीजन का हो, वो पर्सन को भी गवर्नमेंट को 2000 रुपीज़ ही देने पड़ते हैं. तो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक इक्वालिटी इन सेंस आपको ये याद रखना है. इट एम्स एट एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ. तो अभी आपको दूसरा पॉइंट जो याद रखना है, दैट इज इंडियन सोशलिज्म इज अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म लीनिंग हैवीली टुवर्ड्स गांधीयन. हमारी जो सोशलिज्म है, इंडियन सोशलिज्म, वो टोटल गांधीयन फिलॉसफी पे डिपेंड करती है. ठीक है, जैसे गांधी जी को एक्सपेक्टेड था, हम लोग 100% तो उस पर खरे नहीं उतरे, बट जो भी है देट आर टोटली इट इज लीनिंग टुवर्ड्स व्हाट? गांधीयन सोशलिज्म. द नेक्स्ट इज सेक्युलर. सेक्युलर इन सेंस व्हाट? हियर आपको याद रखना है, जब भी वर्ड सेक्युलर आता है, कि ऑल रिलीजन्स हैव सेम सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट. सेक्युलर मतलब क्या? हर रिलीजन को स्टेट का सेम और इक्वल सपोर्ट होता है. ऑल आर इक्वल, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल. द टर्म, अभी आपको ये भी पता होगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, जैसे हमने प्रीवियसली देखा था, इट वाज एडेड, और अकॉर्डिंगली आर्टिकल्स 25 to 28, ये जो भी है ना, तो ये सेक्युलरिज्म पे आर्टिकल्स है. इट गारंटीज द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ओके,
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, दैट इज मैंने अभी बताया था कि आपको ऑल रिलीजन्स इन आवर कंट्री हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम आवर स्टेट। उसका स्ट्रेंथ कुछ भी हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ऐसा नहीं है कि वी आर प्रिफरिंग टू एनी अदर रिलीजन, वी आर प्रिफरिंग टू सम अदर रिलीजन्स, लाइक एवरी रिलीजन, मतलब इंडिया के नज़र में, इंडियन गवर्नमेंट के नज़रिए में एवरी ईच एंड एवरी रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दे आर व्हाट, दे हैव सेम स्टेटस। ओके, सेक्युलर मतलब आपको रिलीजन को याद रखना है। द नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। तो फ्रेंड्स व्हाट डेमोक्रेटिक मतलब एग्जैक्टली क्या? तो प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट। अभी डेमोक्रेटिक ना दो टाइप की होती है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक तो हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ना वैसे होती है। डायरेक्ट मतलब क्या, जैसे कि ब्रिटिश में हम मतलब ब्रिटेन में हम देख सकते हैं कि दैट इज अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इन सेंस वहाँ पे जो भी डिसीजंस लेना है वो सारा कॉमन पीपल के उस पर ये छोड़ दिया जाता है। बट इंडिया में कैसा है, जैसे कि आप देख सकते हो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव। तो अभी इसका मतलब समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। अभी हमने रिप्रेजेंटेटिव मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन है, हमारा जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, बिकॉज हमने लोकसभा इलेक्शंस में नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाकर हमने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया, और हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है मतलब उनके हाथ के नीचे से हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है ही सॉल्व्स दैट एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कॉमन पीपल। ठीक है, इसीलिए आपको याद रखना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज अ व्हाट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ओके, एंड हमको पता है हमारा जो है कि एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट में हमारा बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है। तो एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट फॉर ऑल इट्स एक्शन, एंड पार्लियामेंट कैन रिमूव द एग्जीक्यूटिव बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। मतलब एग्जीक्यूटिव किसको रेस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट को। ठीक है, और अगर एग्जीक्यूटिव ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या होता है, पार्लियामेंट उसे नो कॉन्फिडेंस मोशन से उसको निकाल सकता है। फ्रेंड्स आप करंट अफेयर्स के टच में रहिए, पॉलिटी सब्जेक्ट ऐसा है कि ईच एंड एवरी डे कोई ना कोई न्यूज आते रहती है। ठीक है, रिलेटेड टू, प्लीज ट्राई टू वॉच राज्यसभा टेलीविजन चैनल, दैट इज अ न्यूज चैनल। आप मॉर्निंग जो 9 का सेशन होता है, आप अगर वो भी देखोगे ना, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए कि करंट इश्यूज क्या चल रहे रिलेटेड टू पॉलिटी इन आवर कंट्री, और एल्स वी कैन से इंटरनेशनल रिलेशंस विथ इंडिया ऑल्सो। सो universal adult franchise, periodic elections, rule of law, independence of judiciary and absence of discrimination on certain grounds are manifestations of democratic character। मतलब डेमोक्रेटिक के थोड़े जो व्हाट वी से पॉइंट्स है वो कौन से हैं, कि वी हैव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आफ्टर 18 ईयर्स हम लोग वोट कर सकते हैं, वी हैव पीरियोडिक इलेक्शंस, एवरी 5 ईयर्स में हमारे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, वी हैव रूल ऑफ लॉ, वी हैव इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, दैट इज वी हैव हाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो भी है, that we have it separately। ठीक है, and absence of discrimination on certain grounds are the manifestation of the democratic। ठीक है, the next is republic। तो अभी कैसा है ना, रिपब्लिक के भी दो कैटेगरीज है, एक है कि मोनार्की एंड वन इज रिपब्लिक। मोनार्की मतलब क्या, जैसे कि हम इंग्लैंड में देख सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में देख सकते हैं, वहाँ पे क्या होता है, नॉट एग्जैक्टली यूरोपियन, वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटेन। तो वहाँ पे अभी क्वीन एलिजाबेथ जो हम देखते हैं, तो वो क्या है, उनका जो भी हायरार्की बोलते हैं ना, तो वो टाइप में उनका वो चलते आ रहा है। कि हम लोग नॉर्थ कोरिया का भी अगर एग्जाम्पल ले तो सेम इज द केस, वहाँ पे क्या है, मोनार्कियल रिपब्लिक ये है। बट इंडिया में ऐसा है क्या, नहीं है। इंडिया में हम लोग मतलब जो भी वंश के हिसाब से हम लोग नहीं चलते, राइट। तो फ्रेंड्स हम लोग कैसे देखते हैं, हम लोग एवरी 5 ईयर्स को या एवरी पीरियोडिक टाइम में हमारे इलेक्शंस होते हैं। तो इन अ मोनार्की द हेड ऑफ द स्टेट एंजॉयज अ हेरिडेटरी पोजीशन सच एज इन ब्रिटेन। और इन रिपब्लिक में क्या होता है, द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड सच एज इन यूएसए और इंडिया, है ना। हमारे अमेरिका, यूएसए और इंडिया में क्या होता है कि हम लोग उसको इलेक्ट करते हैं जो भी हमारा हेड है। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है, जैसी परंपरा उनकी चलते आ रही है, किंग हो या राजा हो या रानी हो, वैसे ही उनके वंश आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज अ रिपब्लिक स्टेट विच मीन्स इंडिया इज नॉट रूल्ड बाय एनी किंग। मतलब हमारा जो इंडिया है वो किसी किंग के अंडर में नहीं है, और कोई एग्जैक्ट जो पर्सनालिटी है स्पेशल उसका नहीं है। इन इंडिया अ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, ही इज व्हाट, आवर हेड।
तो अब रिपब्लिक के दो और जो मीनिंग है वो क्या है, इट इज वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल एंड नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल। हमारा जो भी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, मतलब हमने बोला था सुप्रीम अथॉरिटी, तो ये अथॉरिटी हम किसी एक इंसान के हाथ में नहीं देते हैं, ठीक है, वो पूरे हम लोग टोटल हमारा जो भी पीपल है, जो भी हमारा क्राउड है, तो वो क्राउड क्या करता है, इलेक्ट करता है किसी रिप्रेजेंटेटिव को, और देन भी उसके सुप्रीम अथॉरिटी वो हम पे ये करते हैं। The next is the absence of any privileged class and hence all public offices being open to every citizen without any discrimination। तो अभी ये जो public offices है तो वो किसी कास्ट बेसिस पे या रिलीजन बेसिस पे तो किसी के लिए बंद नहीं है ना। तो आपको ये याद रखना है, रिपब्लिक के दो मीनिंग होते हैं कि एक किसी एक इंसान के हाथ में पावर्स नहीं होती है, एंड सेकंड इज एवरीथिंग इज पब्लिक ऑफिसेस आर ओपन टू ऑल। मैं प्राइवेट नहीं बोल रही हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड, पब्लिक ऑफिसेस आर ओपन टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द कास्ट एंड क्रीड। ओके, the next is justice। the term justice in the preamble embraces three distinct forms। friends, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये थ्री कौन से, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इट इज सेक्योर थ्रू वेरियस प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विच इज कॉल्ड एज डीपीएसपी। तो अभी हम सोशल जस्टिस देखेंगे। सोशल जस्टिस हमने पहले भी देखा था, इट इज इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। इट मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, जैसे मैंने बोला था ऐसे कोई कास्ट पे स्पेशल ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, एवरी वन आर सोशली इक्वल टू द गवर्नमेंट। द नेक्स्ट इज economic justice। economic justice denotes what, non discrimination between people on the basis of economic factors। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई स्कीम गवर्नमेंट चालू करता है तो वो किसी कौन से इंसान को क्या देना है, कितना पैसा देना है, या उन्हें कौन सी तरीके से हेल्प करनी है, वो वैसे नहीं सोचता है, राइट। सब लोगों को जो भी उनके व्हाट वी से टर्म्स एंड कंडीशंस के अंडर आता है वो सबको क्या करेगा, वही स्कीम जो भी है वो सब पे लागू होती है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स व्हाट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस मतलब क्या, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अभी पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स व्हाट, इट इम्प्लाइज दैट ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू ऑल द पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, है ना। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब क्या, एवरी सिटीजन, हम इंडियंस के जो भी सिटीजन है, वी शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, वी शुड हैव इक्वल एक्सेस, मतलब कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस में अगर हमारा कुछ प्रॉब्लम है, हमको कुछ जानना है, तो इट शुड बी ओपन टू ऑल एंड इट इज इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। अगर कुछ बोलना है तो वी शुड हैव दैट राइट। हम लोग वो फंडामेंटल राइट्स चैप्टर्स में और डिटेल में देखेंगे। द नेक्स्ट इज पॉइंट टू बी नोटेड, क्वेश्चन इज आस्क्ड एवरी टाइम इन द एग्जामिनेशन, द आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन। आपको ये याद रखना है, एवरी टाइम वन लाइनर हो या मल्टीपल चॉइस अपना व्हाट वी से सेंटेंस वाइज जो भी क्वेश्चन होता है, ए बी सी डी ऑप्शंस थ्रू, इसमें ये कंफ्यूजिंग हमेशा कैंडिडेट को कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन कि हम लोगों ने ये कहाँ से लिया है। फ्रेंड्स, हमारा बेस अगर पक्का हो गया ना, देन वी कैन क्रैक एनी एग्जामिनेशन। जस्ट स्टिक विथ योर बेसिक्स, स्टैटिक पार्ट आपको याद रखना ही है। So, social, economic and political, this ideal of justice have been taken from the Russian Revolution. Point to be noted, I am repeating it again. The next point is liberty. तो अभी liberty means what? The term liberty means absence of restraints on the activities of individuals। मतलब हमको एक liberty means freedom बोलते हैं ना, वैसे। And at the same time it provides the opportunities for the development of individual personalities। The preamble secures to all सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो अभी जैसे हमने देखा था जस्टिस में पॉलिटिकल था, सोशल था, इकोनॉमिक था, तो वैसे अभी लिबर्टी में क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। ये जो है अभी हम लोग देखेंगे। लिबर्टी एज एलोबरेटेड इन द प्रीएम्बल इज वेरी एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। In brief, the liberty conceived by the preamble or fundamental rights is not absolute but qualified। आपको ये बस ऐसे ही याद रखना है कि मतलब जो भी हमारा liberty का term है, that is not absolute but qualified, no compulsion। The ideal of liberty, equality and fraternity in our preamble have been taken from the French Revolution। अभी जैसे हमने देखा था what was our previous slide कि हमने जो पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी जो भी देखा था, दैट वाज द आइडियाज वे टेकन फ्रॉम रशियन। तो अभी ये पॉइंट भी आपको याद रखना, इट इज टेकन फ्रॉम वेयर, फ्रेंच रेवोल्यूशन। पॉइंट टू बी नोटेड, वन लाइनर में आपको ये क्वेश्चन हमेशा दिखता है।
द नेक्स्ट इज इक्वालिटी. अभी इक्वालिटी जो है इट मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, and the preamble secures to all the citizens of India equality of status and opportunity. This provision embraces three dimensions. तो इक्वालिटीज में कौन सी है? सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. ओके. The following provisions of the chapter on fundamental rights ensure civic equality. अभी जब हम fundamental rights देखेंगे ना तो उसमें हम लोग ये डिटेल में देखेंगे. Equality before law, prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth, equality of opportunity in matters of public employment, abolition of untouchability, abolition of titles. ये जो भी आपको 5 आर्टिकल्स दिख रहे हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, वो कौन सी है? इट इज व्हाट? इट इज civic equality. The next is, there are two provisions in the constitution that seek to achieve political equality. तो पहला कौन सा है? No person is to be declared ineligible for inclusion in electoral rolls on the grounds of. फ्रेंड्स ये जो है ना, on the grounds of religion, race, caste और sex. ठीक है, ऐसे ही हमने प्रीवियस जो हम देख रहे थे उसमें भी हमने देखा. तो ये वर्ड्स चेंज होते हैं. ट्राई टू ऑब्जर्व दिस. ओके. तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 325 वी जस्ट हैव रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स. ठीक है. पहले हमने जो इसमें डिस्क्रिप्शन देखा था ना, वेर इट इज, हाँ, अभी देखो प्रोहिबिशन आर्टिकल 15 के हिसाब से कौन से है? इट इज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड वन मोर थिंग इज एडेड, प्लेस ऑफ बर्थ. हम लोग ये भूल जाते. सो फ्रेंड्स आपको ये डिस्टिंग मतलब ये जो डिफरेंस है ना आपको ये याद रखना है. आर्टिकल 15 में ये 4 चीज तो सेम है, जस्ट अ प्लेस ऑफ बर्थ इज एडेड. आपको ये याद रखना है. पॉइंट टू बी नोटेड. आई एम सेइंग यू अगेन, मतलब डिफरेंस क्या है. द नेक्स्ट इज 2 election of Lok Sabha, election to the Lok Sabha and state assemblies to be on the basis of adult suffrage. मतलब ये जो भी आर्टिकल 326 क्या बोलता है कि इलेक्शंस जो है तो लोकसभा के हो या स्टेट असेंबलीज के, तो वो कौन देगा? आर्टिकल मतलब वो अडल्ट सफरेज के हिसाब से होना चाहिए. मतलब द पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 18 years of age is eligible to vote in these elections. ठीक है. पॉइंट टू बी नोटेड. आर्टिकल 325, आर्टिकल 326. अभी हम लोग आर्टिकल 39 देखेंगे. The DPSP secures to men and women equal right to an adequate means of livelihood and equal pay for equal work. डीपीएसपी जो कि चैप्टर हम डिटेल में आगे देखने वाले, आगे सीरीज में कंटिन्यू करेंगे. तो वो क्या बोलता है? आर्टिकल 39 हमें क्या बोलता है कि एवरी मैन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. मतलब उन्हें जीने का जो हक है वो सेम होना चाहिए और उन्हें इक्वल पे मिलना चाहिए. ऐसे नहीं है कि अगर वो आदमी है इसीलिए उसको 1000 रुपये पर डे मिल रहा है, तो वो अगर वुमेन है, आई मीन वो औरत है, तो उसे क्या मिलेगा? सिर्फ 500 मिलेगा. दिस डिस्क्रिमिनेशन इज टोटली बैंड. ठीक है. The next is fraternity. The preamble emphasizes the objective of fraternity to generate a spirit of brotherhood among all the sections of the people. ठीक है. कोई भी सेक्शन के हो, मतलब कोई भी रेस के हो, कोई भी रिलीजन, कोई भी लैंग्वेज और कोई भी कल्चर के, मतलब हमारा जो क्राउड है वो, या तो फिर हमारा जो पॉपुलेशन है, तो दे शुड मतलब उनका जो है ना, तो वो एक ब्रदरहुड का जो स्पिरिट रहता है ना, दैट शुड बी जनरेटेड. फ्रैटर्निटी मतलब क्या? मतलब ब्रदरहुड. वी कैन से ब्रदरहुड. द फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A जो है, इट सेज दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग्स ऑल द पीपल. पॉइंट टू बी नोटेड. ये क्या बोलता है हमको? फ्रैटर्निटी क्या बोलता है कि जो भी पीपल है उनकी इसमें एक हार्मनी पैदा करनी चाहिए. मतलब एक प्रमोशन होना चाहिए कि वो कोई भी रिलीजन, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज बेसिस पे या रीजनल बेसिस पे, कि जैसे कि तुम साउथ इंडियन हो, तुम नॉर्थ इंडियन हो, नहीं तुम नॉर्थ ईस्ट के हो, दिस शुड नॉट बी देयर. होता है हमारे पास, बट इट शुड नॉट बी देयर. प्रीएम्बल में तो ऐसे लिखा है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द डिग्निटी of women by stating that it shall be the duty of every citizen of India to renounce practices derogatory to the dignity of women, and also makes it the duty of every citizen of India to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity. Sovereignty again it means supreme authority. तो आपको ये याद रखना है. sovereignty means what? It is supreme. तो fraternity आपको कैसे याद रखोगे? brotherhood. तो अभी हम लोग देखेंगे कि इस पे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे या कोई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन्होंने प्रीएम्बल को लेकर क्या बोला था.
तो के एम मुंशी वॉज द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरे पहले लेक्चर्स देखे हो, तो के एम मुंशी वॉज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। तो उन्होंने क्या बोला था, द प्रीएम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। व्हाट इज प्रीएम्बल? प्रीएम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन। आपको ये याद रखना है, मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पंडित ठाकुरदास ने क्या बोला था? ही वॉज द अनदर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और उन्होंने प्रीएम्बल को बोला था इट इज द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। पंडित ठाकुरदास ने ऐसे बोला था। आपको याद रखने हैं, बिकॉज एवरी टाइम मैच द फॉलोइंग में आपको ये छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं। सर अर्नेस्ट बार्कर ने क्या बोला था? ही सेड दैट द प्रीएम्बल, he described the preamble as the keynote to the constitution। और वो उन्होंने जो प्रीएम्बल का हमारा जो टेक्स्ट है ना, इस उससे वो इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपनी, उनकी एक पॉपुलर बुक थी, ये बुक का नाम भी हमेशा पूछा जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थेरी, उन्होंने 1951 में लिखा था। तो उन्होंने ऐसे ये कोट लिखा था, द प्रीएम्बल इज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, the next is M Hidayatullah, he was a former chief justice of India and he resembles the preamble। मतलब उन्होंने preamble को किससे कंपेयर किया? the declaration of independence of the United States of America but is more than a declaration। हम लोग अगर आपने NCERTs पढ़े होंगे तो उसमें अमेरिकन डिक्लेरेशन दिया है, तो उसमें उन्होंने बोला था कि ये अमेरिकन डिक्लेरेशन को तो रिसेंबल करता है, इट कंपेयर तो होता है इससे, बट इट इज मोर देन द डिक्लेरेशन, कि वो उससे कोई और ज्यादा, इट इज मोर देन द डिक्लेरेशन। आपको फिर बता रही हूँ कि के एम मुंशी, पंडित ठाकुरदास, सर अर्नेस्ट बार्कर एंड एम हिदायतुल्लाह ने ये कि प्रीएम्बल को ऐसे वर्ड्स यूज किए थे उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अमेंडेबिलिटी हम लोग देखेंगे शॉर्ट में, बस आपको इतना क्या याद रखना है इसमें, प्रीएम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं या नहीं अकॉर्डिंग टू यूजिंग आर्टिकल 368। तो ये एक केस हुआ था हिस्टोरिक, मतलब द फर्स्ट टाइम इन द हिस्टोरिक केस, केशव नंदा भारती उसका नाम था केस का, तो वो 1973 में हुआ था। तो उन्होंने क्या बोला था, द प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड एज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब उन्होंने ऐसा पहले बताया था, लेकिन द सुप्रीम कोर्ट हाउएवर हेल्ड दैट द प्रीएम्बल, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, जब केशव नंदन भारती केस ने केस फाइल किया, तो उन्होंने क्या बोला कि प्रीएम्बल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कैसा था ना, अमेंडेबिलिटी कैसे होती है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 अमेंड हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो होती कैसे है, इट हैपन्स टू ओनली दैट पार्ट विच आर इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो द प्रीएम्बल, तो वो केशव नंदन भारती ने बोला था कि दिस प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या किया, उन्होंने बोला कि नो, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो द कोर्ट स्टेटेड दैट द ओपिनियन टेंडर्ड बाय इट इन बेरूबरी यूनियन केस इन दिस रिगार्ड वाज रॉन्ग। तो कोर्ट ने भी पहले क्या बोला था, एक 1960 में केस हुई थी बेरूबरी यूनियन की, तो उन्होंने जब कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि या प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उनका डिसीजन चेंज किया एंड देन दे सेड दैट कि प्रीएम्बल, केशव नंदन भारती केस 1973, 13 साल बाद उन्होंने बोला कि नहीं, हमने जो डिसीजन दिया था दैट वाज रॉन्ग, बट नाउ वी से दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्यों होता है ना फ्रेंड्स, क्योंकि दे हैव दैट अथॉरिटी, उनके पास वो अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट के पास कि दे कैन चेंज देयर डिसीजंस। तो व्हाट दे सेड कि प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर। बस आपको इतना याद रखना है कि केशव नंदन भारती केस जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में दिखे, तो आपको जस्ट इतना याद रखना है कि दैट केस वाज रिलेटेड टू द प्रीएम्बल, और बस सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया था कि वी कैन अमेंड द प्रीएम्बल बट विदाउट टचिंग द बेसिक फीचर्स। बेसिक फीचर्स हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में देखेंगे, दिस पॉइंट यू शुड नोट डाउन। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कि अभी तक बस अमेंडमेंट एक ही बार हुई थी 1976 में, एंड इट वाज बिकॉज ऑफ द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और वो अमेंडमेंट में क्या हुआ था, तो पहले ये जो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड्स है ना, पहले ये प्रीएम्बल में नहीं थे, दिस वर्ड्स वेर एडेड आफ्टर द फर्स्ट अमेंडमेंट विच वाज डन इन 1976। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि 19 हाउ मेनी टाइम्स द प्रीएम्बल वाज अमेंडेड, या तो फॉर कंफ्यूजिंग सेक व्हाट दे गिव इज कि प्रीएम्बल को हमने 2 बार किया है, 3 बार किया है, कि नहीं फ्रेंड्स, प्रीएम्बल को बस एक ही बार उसका अमेंडमेंट हुआ है, और वो अमेंडमेंट में क्या हुआ था, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी वर्ड्स ऐड हुए थे। तो फ्रेंड्स, अभी हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे।
फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ जस्टिस, जो कि हमने देखा था जस्टिस के कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, तो ऑप्शन ए बी सी डी. So the correct answer is social, economic and political. Right? हमने ये देखा था social, economic and political. हम जब पढ़ रहे थे तब मैंने आपको ये बताया था. Which of the following statement is not true? Friends, I expect this answer from you. आपको मुझे बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है. तो फ्रेंड्स इसमें क्या दिया है, द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नवंबर 26, 1949. ठीक से पढ़िए, द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बोल रहा है वो. द सेक्युलर वर्ड वॉज एडेड बाय 42nd, सो आई कैन से दिस इज करेक्ट. द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज डन इन 1976, ये भी करेक्ट है. सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैज बीन टेकन फ्रॉम वेयर, रशियन रेवोल्यूशन, ये भी करेक्ट है. तो फ्रेंड्स मुझे बस कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि वाई दिस पॉइंट इज रॉन्ग. द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डैश डैश. प्लीज give me the answer in the comment section. The next is, the preamble is useful in constitutional interpretations because what? Because it contains the real objective and philosophy of the constitution makers. ठीक है, because it uses value loaded words, ये तो उसका आंसर हो नहीं सकता. because it is a source of power and limitation, पावर का है बट लिमिटेशन का नहीं है. और क्या दिया उन्होंने, गिव्स एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ बेसिक फीचर्स. सो दिस 3 ऑप्शंस आर सेंसलेस. तो आपको क्या है इसका आंसर है, इट कंटेन्स द रियल ऑब्जेक्टिव्स. विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल. इसीलिए मैंने बोला था कि प्रीएम्बल आपको याद होना चाहिए. तो वो कौन सी डेट थी, इट वॉज 26 नवंबर 1949. Before the Constitution Amendment Act of 1976, the preamble resolved India to be, पहले कौन से 3 वर्ड्स थे, sovereign, democratic and republic. बाद में कौन से ऐड हुए थे, secular, socialist and integrity. Am I correct? If I am wrong, please comment me. सो फ्रेंड्स थैंक यू. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. एंड ट्राई टू रिवाइज दिस अगेन एंड अगेन, बिकॉज ये जो पार्ट 1 के जो 11 चैप्टर्स है ना, वो हमेशा दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 30% ऑफ स्टैटिक क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस. ठीक है फ्रेंड्स, सो विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन बाय बाय.